तो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। और इसके बाद हमारे पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस आंसर अगर होंगी तो मैं आपको करा दूंगा अगर आप लोग बोलोगे, वरना फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर पे जाऊंगा मैग्नेटिक वाले पे, ठीक है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं और आगे आते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर क्या है? जब भी जब भी क्या है कि जब भी एक करंट किसी कंडक्टर से फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी उस पर यूज होती है। उसी करंट के बहने की वजह से जो काम होता है, जो करंट काम करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं, ठीक है। तो पावर बेसिकली क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। मतलब एक काम को, पावर क्या होता है कि किसी काम को करने में कितना टाइम लग रहा है, यही क्या होगा? पावर होगा। सपोज एक एक मोटर क्या कर सकती है? एक मोटर 4 लीटर पानी, ठीक है, 4 लीटर पानी क्या कर सकती है? ऊपर उठा सकती है, ठीक है, 1 मिनट के अंदर, ठीक है। तो ये उसका काम करने का रेट है, ये उसका पावर है, ठीक है। चलो, सब ये तो जस्ट एग्जाम्पल था, इसमें कोई मतलब इतना बड़ा वो नहीं था, ठीक है। तो मैं आगे आता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से, 1 मिनट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और अगला क्या कहता है कि यूनिट ऑफ अ पावर। दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि यूनिट ऑफ पावर। तो यूनिट ऑफ पावर क्या होता है? जैसा कि हमने देखा, तो 1 मिनट, पावर क्या होता है? ई इज इक्वल टू वर्क डन ऑन टाइम। तो वर्क डन का क्या होता है? जूल, और इसका होता है सेकंड, ठीक है। तो जूल पर सेकंड, ठीक है। तो वी कैन कैलकुलेट पावर बाय डिवाइडिंग वर्क डन बाय टाइम टेकन। जितना टाइम लग रहा होगा एक काम को करने में, उसको हम क्या करेंगे? वर्क को हम डिवाइड कर देंगे, किससे? टाइम से। इनसे हम डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? जूल। तो वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल होती है, सॉरी हमें जूल नहीं वॉट मिलेगा। और इसकी यूनिट क्या होती है? सेकंड। टाइम की यूनिट सेकंड होती है। तो हमें जो मिलेगा जूल पर सेकंड आएगा, क्या आएगा? जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड भी लिखते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं जूल सेकंड माइनस 1, या सेकंड इनवर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो 1 किलो वाट में कितने होते हैं? 1 किलो वाट में 1000 वाट होते हैं। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, एक 1 kW = 1000 वाट, ठीक है। तो इतना सा था। आगे बात करते हैं फॉर्मूला कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर। अच्छा, इस चीज में एक चीज और मैं आगे वाली स्लाइड में ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, कि जब भी कहीं पर भी आपको किलो दिख जाए, क्या दिख जाए? किलो दिख जाए, तो इसका मतलब क्या होता है? 1000। अगर यहाँ पे किलोमीटर लिखा होता तो आप लिख देते 1000 मीटर। अगर लीटर लिखा होता तो 1000 लीटर। कहने का मतलब किलो हटाओ और 1000 वहां पे लग गया। फिर बाकी का जो पीछे वाला नेम रहता है किलो के या पीछे, वही एज इट इज वैसे रहे, किलोमीटर, किलो लीटर, किलोग्राम, ठीक है। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है, या छोटा सा याद करने का मेथड है, जिससे आप अपने आप को समझा सकते हो या समझ सकते हो, ठीक है। मैं वापस से आता हूँ अपने टॉपिक पे। तो फॉर्मूला कैलकुलेटिंग फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर। अब इलेक्ट्रिक पावर को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकिंग। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। फिर W इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी। आपको याद होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस के केस में, पोटेंशियल डिफरेंस के केस में हम पढ़ चुके हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? कि वर्क डन ऑन अ चार्ज, ठीक है, वर्क डन बाई पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। यही होता था हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। मैं अगर आपको दिखाऊं, 1 मिनट दो मुझे, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो हम पीछे पढ़ चुके हैं कई सारे, दो चीजें फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, मैं दोनों फॉर्मूले आपको दिखा दूंगा, ठीक है, जो हम पीछे देख चुके थे। यहाँ पे देखो, द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट टू अनदर। एक चार्ज को दूसरे चार्ज तक ले जाने के लिए, एक चार्ज को इनफाइनाइट कह लो कि आप कहीं से लाने के लिए, द वर्क डन टू मूव, एक यूनिट चार्ज को मूव करने के लिए किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो वर्क डन किया जाता है, वही क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता था, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे क्या था? Q इक्वल टू आई टी वाला, ठीक है। Q इक्वल टू, जब भी एक इलेक्ट्रिक करंट का जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है थ्रू अ कंडक्टर, तो वो Q इंटू आई टी के फॉर्म में दिखाया जाता है। चलो, मैं आता हूँ अपने नेक्स्ट मुद्दे पे, ठीक है। तो वो क्या है? सॉरी, 1 मिनट देना, कहाँ गया? ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, तो उसने क्या कर दिया कि W इज इक्वल टू V इंटू क्यू कर दिया, V इंटू क्यू कर दिया। और Q किसके बराबर था? Q बराबर था आई टी के। Q बराबर किसके था? I इंटू टी के, यानी करंट और टाइम के। तो W इज इक्वल टू V इंटू क्यू, यानी V इंटू Q।
क्यू की जगह पे हमने क्या रख दिया, आई टी, आई और टी रख दिया। इस तरीके से ये यहाँ पे इक्वेशन निकल के आ गई। तो पावर क्या होता है, अब आप देख सकते हो, तो इलेक्ट्रिक पावर इज द पोटेंशियल डिफरेंस इनटू, ठीक है। तो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, हमने पहले ही से पढ़ रखा है कि अ वर्क डन बाय करंट आई व्हेन इट फ्लोज थ्रू अ टी, ठीक है, अंडर द पोटेंशियल डिफरेंस वी, डब्ल्यू इक्वल टू, ये हो गया हमारा क्या, ये क्या हो गया हमारा, ठीक है, ये हमारा वर्क डन हो गया इन केस ऑफ अ पावर, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले को अगर हम यहाँ पे रख दें, इसी फॉर्मूले को अगर हम यहाँ पे रख दें, क्या आ जाएगा, अब आप देखो इसको, मैं थोड़ा सा इरेज करके आगे लिख देता हूँ, ठीक है। इसी चीज को मैं आगे लिख देता हूँ, और आगे लिखने के बाद क्या हो जाएगा, v इंटू आई इंटू टी, और इस टी से ये टी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, v इंटू आई, यही क्या हो जाएगा हमारा, पावर हो जाएगा। तो यही यहाँ पे चीज लिखी हुई है, P इज इक्वल टू वी इंटू आई, इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इन, और ये चीज तो मैं बता ही चुका हूँ, ठीक है। तो किलोवाट को किलोवाट सिंबल लिखा जाता है, नॉट के डब्ल्यू, बड़ा के नहीं लिखता, छोटा के रहता है हमेशा, कैपिटल दोनों नहीं रहेंगे, एक छोटा रहेगा पहला वाला, ठीक है, ये वाला छोटा रहता है और ये वाला बड़ा रहता है, इसको ऐसे लिखते हैं। अदर वर्ड्स में आप इसको पढ़ सकते हो, स्लाइड में जो भी सारी चीजें लिखी हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आते हैं यूनिट ऑफ पावर, पावर की जो यूनिट होती है क्या होती है, वोल्ट एम्पेयर होती है, या वॉट में लिखते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर इस फॉर्मूला से निकालोगे तो वोल्ट इंटू एम्पेयर आ जाएगा, हेंस, या फिर हम पावर को वॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, अब रिलेशंस देख लेते हैं, दो चीज का रिलेशन देख लेते हैं कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर यूजिंग दिस फॉर्मूला। अगर आई और आर के टर्म में अगर रिलेशन देखने जाए, ओम्स लॉ से पता चलता है v इक्वल टू आई आर होता है, v इज इक्वल टू आई आर होता था, ठीक है। अब इसी इक्वेशंस को अगर हम पावर के टर्म पे रखें, तो अभी पावर वाला हमने p इक्वल टू v इंटू आई निकाला था, अब v की जगह पे क्या रख दें, आई आर रख दें, तो v की जगह पे हमने आई आर रख दिया, ठीक है। अब i से i मल्टीप्लाई हो गया तो क्या बन गया, पाई का स्क्वायर बन गया, ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया, इनटू r हो गया, ठीक है। तो p का टर्म अगर देखें i और इसके केस में, तो p इज इक्वल टू आई आर स्क्वायर होता है। वहीं पर ई का रिलेशन देखें वी और आर के टर्म में, यानी वोल्टेज और रिलेशंस के टर्म, वो रेजिस्टेंस के टर्म में देखें, तो आई देखो पी इक्वल टू क्या कर रहे, वी इक्वल टू आई आर था, हमने क्या किया कि आई को इधर रहने दिया और वी को इसके नीचे ले आए, ठीक है, वी को इसके नीचे ले आए, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटिंग कर दिया, अब पावर वाले केस में रख दिया, तो जैसे ही आप पावर वाले केस में रखोगे तो क्या होता था, पी इज इक्वल टू वी इंटू आई होता था, वी इंटू आई होता था, P is equal to V into or V on R. So that is the equation. This formula used to voltage and resistance is known. अगर रेजिस्टेंस और वोल्टेज पता हो तो आप पावर ऐसे निकाल सकते हो, अगर आपको करंट और रेजिस्टेंस पता हो तो आप ऐसे निकाल सकते हो। तो दो तरीके से आपको पता चल गया कि पावर कैसे निकाला जा सकता है अगर करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया हो, ठीक है, ऐसे केस में निकाल सकते हो, ठीक है। तो डन, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो नेक्स्ट वाले पे क्या है, पावर वोल्टेज रेटिंग। अगर पावर वोल्टेज रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की बात करें, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब, रेडियो, फैंस, हीटर्स और भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीजें हो गई, इनके पीछे आप एक लेबल देखते हो जिसपे लिखा होता है कि 100 वॉट का है या 220 वोल्ट इसके मतलब कंज्यूम करता है या ऐसे, तो ये सारी चीजें लिखी रहती हैं इस पे, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या पता चलता है कि इस पे जो सप्लाई होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए, 220 वोल्ट, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। इसके अलावा कंज्यूम्स 100 जूल्स ऑफ एनर्जी पर सेकेंड, इट रेटिंग पावर 100 वॉट, मतलब ये चीज इसलिए दिखाने के लिए होती है कि अगर आप इससे ज्यादा या सप्लाई इनको दे दोगे तो ये कहीं ना कहीं डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। इससे कम ही रखो या इसके आसपास ही रखो, ज्यादा बेटर, ज्यादा कम भी ना रहे और ज्यादा ज्यादा ना भी होने पाए, ठीक है। तो डिफरेंट अप्लायंसेस जो होते हैं उनका डिफरेंट पावर रेटिंग होता है, अलग अलग पावर है, जैसे हर एक, जैसे आप सपोज लो कि एक एलिफेंट है ज्यादा खाता है, और वहीं पे एक डॉग होगा तो कम खाएगा, या कैट होगी तो कम खाएगी, ठीक है, ऐसा ही। तो जो बड़े अप्लायंसेस है या जिनको हाई पावर चाहिए, जैसे हीटर, आयरन, गीजर, वॉशिंग मशीन, ये सब बड़ी पावर कंज्यूमिंग वाले अप्लायंसेस हैं। वहीं पे फैन, बल्ब, इनको कम चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें दिखाएंगे, तो ये वोल्टेज रेटिंग हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एन इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। तो यहाँ पे बात क्या आती है कि हम जानते हैं कि ड्राइव एक फॉर्मूला भी हमने किया था, कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी इन टर्म ऑफ पावर एंड टाइम निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट आई ऑन अ टाइम टेकिंग,
एंड पावर क्या होता है, टाइम टू वर्क। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, पी इंटू टी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि अगर देखिए पावर क्या हो गया, देखो ये हो गया हमारा किलोवाट और ये हो गया आवर। तो एक जो रिलेशन बनता है कि 1 किलोवाट में कितने होते हैं, 1000 वाट होते हैं। कितने होते हैं, 1000 वाट होते हैं। ठीक है, और टाइम, एक टाइम में देखिए कितना, एक टाइम में ये सेकंड में आता था। तो मीट आप पीछे देखोगे तो 1 मिनट दिखा दो, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट मैं दिखा देता हूँ ना आपको, तो ज्यादा क्लियर बैठता है। हाँ, ये देखो, तो हमने 1 वॉट निकाला था 1 जूल पर सेकंड के हिसाब से, 1 किलोवाट वैसे ही, 1 किलोवाट भी वैसे ही हो गया 1 जूल पर सेकंड। ठीक है, इसको हम निकाल रहे हैं किसमें, आवर में। इसको किसमें निकाल रहे हैं, आवर में। तो आवर में निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई किससे, 60 सेकेंड से और 60 मिनट से। 1 मिनट में 60 सेकेंड और 1 आवर में 60, तो दैट विल बी 3600 एंड 3 more 0 आर देयर, दैट विल बिकम किलोवाट आवर। सॉरी मैं डब्ल्यू लगाना भूल गया, मैंने डब्ल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। तो ये लगभग लगभग इतनी एनर्जी होती है, कितनी, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो लगभग लगभग 36 लाख जूल्स के आसपास की एनर्जी बैठती है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3.6 इंटू 10 to the power 6। ठीक, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, चल, हीटिंग इफेक्ट ऑफ अ करंट और जूल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, तो जब भी ऐसी वायर जिनमें हाई रेजिस्टेंस होती है, जैसे नाइक्रोम वायर या कॉन्स्टेंटेड वायर से आप करंट को पास कराते हो, तो ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं और बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, एक फॉर्मूला ड्राइव करना है, जिससे हम ये पता लगा सके कि कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराने में कितना रेजिस्टेंस वो वायर जनरेट करता है। ठीक है, सपोज एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस आर है। ठीक है, एक रेजिस्टेंस वायर है। ठीक है, उससे हम एक करंट फ्लो करा रहे हैं आई नाम से। ठीक है, अब हम इसी चीज को हाइपोथेटिकल मान करके टाइम टी के अंदर, ठीक है, मान लो कि 1 मिनट में 1 एम्पियर और उसका रेजिस्टेंस भी 1 ओम है। तो ऐसा सपोज हमने मान के उससे करा दिया। ठीक है, उससे काम कराना है और उससे फॉर्मूला हमें अपना काम, मतलब अपना उल्लू सीधा करना है, ऐसा करना है। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। तो अब हम आते हैं बात पे। ठीक है, तो व्हेन एन इलेक्ट्रिक चार्ज, जब एक इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू मूव करता है, ठीक है, अगेंस्ट एक पोटेंशियल डिफरेंस वी से, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इज गिवन बाय, तो हम देखते थे कि V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। या कह लो कि जब भी एक क्या कहते हैं कि जब भी एक चार्ज को कहीं से उठा करके दूसरी जगह ले जाना होता था, तो उसमें वर्क डन करने के लिए ये काम आता था। तो यहीं से इक्वेशन क्या बन गई, अब ये क्यू V के साथ मल्टीप्लाई में आ गया, ये क्यू क्या हो गया, इस V के साथ मल्टीप्लाई में आ गया। तो हो गया W इक्वल टू क्यू इंटू वी। ठीक है, अब इस डेफिनेशन से पे क्या पता चलता है, करंट या विदाउट करंट क्या होता है, क्यू इक्वल टू आई टी होता था। क्या होता था, क्यू इज इक्वल टू आई टी होता था। तो आई आई मैंने इधर मतलब आई इन्होंने इधर ही रहने दिया और टी इसके नीचे ले आया। फिर आगे क्या किया, ओम्स लॉ भी ऐड कर दिया, ये वाला आर ने। ठीक है, वी इज इक्वल टू आई आर, वी इज इक्वल टू आई आर कर दिया। तो तीन इक्वेशन हमको रफली पता चल गई। एक तो पहले ये वाली, दूसरी आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी, क्यू अपॉन टी। ठीक है, ये हो गया। और v इक्वल टू आई आर, v इज इक्वल टू आई आर। ये तीन इक्वेशंस को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आते हैं। तो पहला क्या है, q इक्वल टू आई टी। नाउ पुटिंग, अब जो वर्क डन कर, जो हम वर्क डन में रखेंगे, ठीक है, वर्क क्या होता था, w इज इक्वल टू v इंटू क्यू, v इंटू क्यू। w में क्या रखेंगे, v की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, आई आर रख देंगे। और क्यू की जगह पे क्या रख देंगे, इंटू आई टी रख देंगे। ये आई से आई मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर, और रह जाएगा आर इंटू। तो assuming that work done for all electric energy is consumed, converted into heat energy, we can write heat produced in a place of a work done। हम ये मान लेते हैं कि जो भी वर्क डन किया गया होगा उस इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा, वो सारा ही इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड होगी किसमें, हीट एनर्जी में कंज्यूम्ड होगी। और डब्ल्यू को हटा के हम वहां पे क्या लिख देंगे, वो सॉरी, हाँ डब्ल्यू को हटा के वहां पे एच लिख देंगे। यही क्या हो जाएगा, हमारा हीटिंग इफेक्ट हो जाएगा। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ये फॉर्मूला हमको ये बताता है कि एनर्जी कितनी एनर्जी हमारी हीट में वेस्ट होगी। सपोज अगर मान ले, प्रोड्यूस इन जूल्स, जब एक आई एम्पियर करंट बहेगा,
उस वायर का रेजिस्टेंस आर होगा, फॉर टाइम टी सेकंड के लिए उससे हम करंट ड्रॉ करेंगे, मतलब करंट फ्लो कराएंगे, तो इतनी हीट ऑफ एनर्जी उससे वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, चल नेक्स्ट कहता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट के मुताबिक स्क्वायर, ठीक है, आई, ये कहता है कि जो हीट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर के, आई स्क्वायर के, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम। ठीक है, ये तीन चीजें वो कहता है। ठीक है, ये तो इसमें से एक ये गड़बड़ हो गया। ठीक है, ये वाला ठीक है आपका, ये वाला आप याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ अ करंट। कहाँ कहाँ पे हीटिंग इफेक्ट का यूज करते हैं, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे यूज होता है, जैसे आपके गीजर्स वगैरह में हो गए। ठीक है, जैसे गीजर्स वगैरह में हो गए, इलेक्ट्रिक केटल्स वगैरह में हो गए, इलेक्ट्रिक ओवंस में हो गए, टोस्टर में हो गए, रूम हीटर्स, वाटर हीटर्स या गीजर्स वगैरह में हो गए, इलेक्ट्रिक आयरन में हो गए, यहाँ पे use होता है। फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब्स, जो पहले बल्ब्स वगैरह आते थे, अब जो क्या कहते हैं कि एलईडी वाले आ गए हैं, लेकिन इससे पहले एक बल्ब आता था जिसमें फिलामेंट लगा होता था, इस तरह के बल्ब जो आते थे उसमें हम इसका यूज करते थे। फिर इलेक्ट्रिक जो फ्यूजेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल फ्यूजेस जो होते हैं, उनमें भी हम इसका हीटिंग इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी ज्यादा करंट बहेगा तो तार अपने आप क्या होगा, हीट के मारे पिघल जाएगा, और ज्यादा जो पावर सप्लाई जाने वाली होगी वो रुक जाएगी। इससे हमारे जो घर के सारे अप्लायंसेस है वो सेफ रहेंगे। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ करंट, यानी फिर वही चीज मुझे लगता है यहाँ पे दो बार लिख दी है, सॉरी बाय मिस्टेक, एक बार यहाँ लिख गई थी, एक बार यहाँ लिख गई है। ठीक है, तो बाय मिस्टेक लिख दी। इतना ही था अपना चैप्टर, और अब होता है ओवर। तो हैप्पी एंडिंग ऑफ दिस चैप्टर। अगर कोई टॉपिक ना समझ में आया हो तो आप मुझे बताना, और इस पूरी जो भी तक हमने देखा है इसका मैं सारी वीडियोस में एक पीडीएफ बना के अपलोड कर दूंगा, ताकि आप इसको पढ़ने वढ़ने के लिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू फॉर सपोर्टिंग मी, एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम या इश्यू आता है तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, अगर कोई टॉपिक मैंने अच्छे से ना कवर किया हो तो प्लीज़ फीडबैक देना, लाइक एंड सब्सक्राइब करना या शेयर करना, इट्स डिपेंड ऑल अपॉन यू। और ठीक है, एंड हैप्पी एंडिंग ऑफ दिस चैप्टर, वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर इन अ मैगनेट। ओके, तो अभी के लिए टाटा, बाय बाय।